फाइनली यूनाइटेड के बिकने का पहला बिड जो ऑफिशियल है वो आ चुका है, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मल बिड जो है वो टेबल पे आ चुका है, और वो इनियोस ग्रुप जो कि ओन करते हैं सर जिम रेडक्लिफ, उनकी तरफ से आया है। कल इनियोस के स्पोक्स पर्सन ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया आकर कि यूनाइटेड के लिए उन्होंने फॉर्मली अपना ऑफर टेबल पर रखा है और उनकी और यूनाइटेड बोर्ड की बात आपस में हो चुकी है। अब देखो, सिर्फ यही एक पार्टी नहीं है जो कि यूनाइटेड को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। आप सबको पता है सऊदी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, आपके कतारी ग्रुप भी इंटरेस्टेड हैं जो कि पीएसजी को ओन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके दुबई और अबू धाबी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर यूनाइटेड के पूरे टेकओवर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने को तैयार हैं। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ कंपनीज हैं जो कि यूनाइटेड के इस चेयर में, मतलब अभी आप कह सकते हो टेक ओवर वाला जो सीन चल रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। अब समझने वाली बात यह है कि ग्लेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो चीज़ है पैसा। उन्होंने अभी मार्केट वैल्यू जो सेट की है मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो है $6 बिलियन। तो अब यहाँ पर समझना ये पड़ेगा हमें कि जब चेल्सी 4.2 बिलियन में बिकी थी तो यूनाइटेड का जो प्राइस था, जो 5 बिलियन बताया जा रहा था, वो एकदम से बढ़ाकर ग्लेजर्स ने 6 बिलियन कर दिया। अब अगर मैं सर जिम रेडक्लिफ की नेटवर्थ देखूं तो वो अराउंड 14 बिलियन बताई जा रही है। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर 14 बिलियन की मार्केट वैल्यू है किसी की और उसने 6 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है या फिर उसका जो अर्निंग है वो आधी हो जाएगी। जैसे कल हमने अचिन की उसमें लाइव स्ट्रीम पर डिस्कस भी किया था। होता ये कि जब कोई इन्वेस्टर एक क्लब में इन्वेस्ट करता है ना, जब कोई एक ओनर, नया ओनर आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है बिकॉज ही लव्स द क्लब। जैसे कि सर जिम रेडक्लिफ के केस में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट हिज मनी, वी हैव इनफ मनी। नो ब्रो, वी डोंट हैव इनफ मनी, वी आर इन डेट ऑफ मोर देन 800 मिलियन। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वी आर डेफिनेटली नॉट द वंस जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम, मेरा जो अकाउंट है उस पर कमेंट पढ़े हैं जो 1MFC का अकाउंट है कि वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द मनी, सर जिम रेडक्लिफ हैज़ गॉट इनफ मनी एंड साथ ही साथ ही इज़ अ बॉयहुड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, तो ही विल ट्राई टू रन द क्लब इन अ बेटर वे इन वॉट ग्लेजर्स वर डूइंग। अब यहाँ पर सर जिम रेडक्लिफ की इनियोस कंपनी ही OGS नीस जो है फ्रांस का ग्रुप है उसको ओन करती है। अब अगर आप उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेंगे जाके, उनकी स्पेंडिंग को देखेंगे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी इतने कुछ ब्रिलियंट ओनर्स नहीं है और उन्होंने भी नीस के साथ कुछ इतना बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है। अब यहाँ पर बात हम नीस के कंपैरिजन में अगर यूनाइटेड की करें तो यहाँ पर यूनाइटेड का फैन बेस बहुत ज़्यादा डेस्परेट है 10 साल से। अब क्यों मैं स्टेट ओन्ड एक फर्म के उस फेवर में हूँ, क्योंकि आप देखो, अगर आप मैन सिटी को देखोगे, वो उन्होंने सिर्फ एक फुटबॉल क्लब परचेज नहीं किया, उन्होंने उसको एक पावर हाउस नहीं बनाया, उन्होंने अपने साथ साथ उसकी अपने क्लब के साथ साथ ब्रांचेस भी अलग अलग कंट्रीज़ में फैलाई हैं। आप हर एक कंट्री में जाकर देख लो, हर एक लीग में जाकर देख लो, आपको कम से कम सिटी ग्रुप का एक क्लब तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप इंडिया की बात करो जहाँ पर उन्होंने मुंबई सिटी FC को ओन कर रखा है, अगर आप US में जाओगे उन्होंने मेलबर्न सिटी को कर रखा है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो उन्होंने US में जाओगे तो आपको न्यूयॉर्क मिलेगी शायद। उसके बाद आप अगर दूसरे उसमें जाओगे तो आपको बहुत सारे, मतलब हर एक कंट्री में उनकी एक टीम तय है। तो यहाँ पर उन्होंने ना एक फुटबॉलिंग कल्चर बनाने की कोशिश की है, एक मैन सिटी को एक फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की। अब यूनाइटेड के लिए पहली बात तो ये है कि उनको अपना ही क्लब पहले संभालना पड़ेगा। एंड स्टेट ओन्ड जब एक कंपनी आएगी, जब स्टेट ओन्ड अगर ओनर्स आते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है कि उनके अंदर ना आपस में कॉम्पिटिशन का बहुत ज़्यादा सीन रहता है। अब अगर न्यूकासल के ओनर सऊदी के हैं और मैन सिटी के ओनर्स जो हैं वो आपके अबू धाबी ग्रुप के हैं, अगर हमारे पास कतारी या फिर आपके दुबई ग्रुप आता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो हाई पॉसिबिलिटी है वो दुबई ग्रुप के आने की, अगर दुबई ग्रुप आता है तो फिर वो इंटरनल जो उनके राइवलरीज हैं उसकी जैसे भी हमारे क्लब को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नो वन लाइक्स टू गेट डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ देयर आर्क राइवल, स्पेशली द मिडिल ईस्ट पीपल। तो एक बहुत बड़ा हमें अपलिफ्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग। और देखो, ओनर चाहे कोई भी आए, क्लब में पैसा इंजेक्ट करने की बात है। ग्लेजर्स से हमें और कोई शिकायत नहीं होती अगर उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता, अगर उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड पे काम करवाया होता, अगर उन्होंने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह इंप्रूव कराई होती, अगर उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो थी हमारी उन पे वर्क किया होता, उन्होंने ये ब्लंटली जो आउट ऑफ नोवेयर जो साइनिंग्स कर देते हैं, ये थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस साइनिंग, उसके अलावा ये जो बड़े बड़े नामों के पीछे गए और उन्होंने जो पोटेंशियल साइनिंग हो सकती थी वर्ल्ड क्लास, उनको इग्नोर किया था, स्काउटिंग नेटवर्क इंप्रूव नहीं हुआ था। तो वो सारी चीज़ें एक फुटबॉल क्लब को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
एंडोर्समेंट वगैरह डील्स, वो एक आपका अलग एक्सपेक्ट आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेशन जो स्ट्रीम होती है आपकी साल भर की, उसमें हेल्प मिलती है। अब यूनाइटेड सर एलेक्स के बाद से ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं खेली चैंपियंस लीग में, वो 2 साल खेले, फिर उन्होंने 2 साल का गैप लिया, 1 साल खेले, 2 साल का गैप लिया। तो इस तरीके से जो जब एक क्लब का एक नेचर बन जाता है ना, जैसे आर्सेनल पिछले 6 साल से चैंपियंस लीग में रिटर्न नहीं कर पाई है, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को सस्टेनेबल बना पाना, अपने आप को रेलेवेंट रख पाना। अब जैसे हम बहुत पहले जब हम इन सारी क्लब्स को बैश करते थे, कह रहे दे आर नॉट इवन रेगुलर इन द चैंपियंस लीग, बट अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन वो है। तो सर जिम रैटक्लिफ की जो ऑफिशियल बिड जाएगी वो माना जा रहा है कि 5 बिलियन के अराउंड जाएगी, एंड अगर मार्केट वैल्यू ही यूनाइटेड ने सेट कर रखे 6 बिलियन, तो सर जिम रैटक्लिफ को अकेले तो नहीं वो परचेज कर पाएंगे, उनको कंसोर्टियम लेकर आना पड़ेगा। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जब कंसोर्टियम की बात हो रही थी तो आपके डेविड बेकहम का भी कंसोर्टियम के साथ नाम ऐड हो रहा था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कतारी ग्रुप आता है तो कतारी ग्रुप एज इन्वेस्टर्स आने के लिए तैयार है, बट वो एज अ फुल टाइम ओनर आने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरे टेक ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अबू धाबी ग्रुप जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपके सऊदी ग्रुप को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर आपको पता है तो 3 साल पहले जब यूनाइटेड से और न्यूकासल दोनों मार्केट में थी, एक तरीके से न्यूज़ आ रही थी कि ग्लेजर्स आर लुकिंग टू पार्शियली सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि सऊदी ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और पहले यूनाइटेड उनकी प्रेफरेंस थी। बाद में जाकर जब यूनाइटेड के ओनर्स ने ये बोला कि आपको हम पार्शियल पावर देंगे और आपकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी किसी भी तरह की ट्रांसफर पॉलिसीज़ में, या फिर हम कोई भी अगर फ्यूचर प्लानिंग्स वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अब क्लब को लेकर, तो उसमें आपका कोई से नहीं होगा। तो इसलिए फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आपके सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है उन्होंने उस चीज़ से अपना किनारा काट लिया और फिर उन्होंने न्यूकासल को टेक ओवर किया। अब यहाँ पर आपको पूरे टेक ओवर की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली सऊदी ग्रुप उस चीज़ पे फोकस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो अभी प्रेजेंटली सऊदी क्या कर रहा है, सऊदी बड़े बड़े स्टार्स को अपनी लीग में लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप रोनाल्डो की बात करो, अभी मेसी के साथ भी लिंक्स आ रहे हैं उनके, वो मार्को रॉयस और सर्जियो रैमोस, लूका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज वगैरह के साथ भी कॉन्वर्जेशन में है। तो आपको पता है ईडन हज़ार्ड के साथ भी है कि सऊदी अपने आप को एक फुटबॉलिंग आप कह सकते हो एंटाइटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी हो कि वो जो टॉप इंग्लिश क्लब्स हैं उसमें भी उनकी कुछ से हो, उसमें भी उनके पास पावर हो। तो विद दैट रिगार्ड आई थिंक अगर पैसे की बात आएगी तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सर जिम रैटक्लिफ, और वो ब्लंटली पैसा खर्च करने पे भरोसा नहीं रखते हैं। दे गो विद अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर। आप अगर मैन सिटी की ग्रोथ देखो 2008 के बाद की तो आपको समझ में आएगा। इवन फॉर दैट सेक अगर मैं पीएसजी को देखूं तो आप कह सकते हो कि पीएसजी ने इस साल पिछले 1.5 साल में अपना जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल क्लब रन करने का वो काफ़ी इंप्रूव किया है। एंड डेफिनेटली न्यूकासल को अगर आप देखोगे, न्यूकासल के ओनर सबसे ज़्यादा रईस हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मार्केट में जाकर कोई इतना ब्लंटली पैसा खर्च नहीं किया जिसकी वजह से आप ये बोल पाओ अरे नहीं न्यूकासल ने टेक ओवर के बाद ना मार्केट को तो तहस नहस करके रख दिया, जो कि कतर के ग्रुप ने किया था जब उन्होंने पीएसजी का टेक ओवर किया था। तो समझने हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्लब के लिए कौन बेनिफिशियल है। वो फैनेटिज्म वाला पार्ट और वो सारी चीज़ें एक अलग नज़रिए पे सही लगती हैं, लेकिन अगर आप ओनर्स की बात कर रहे हो, ओनर्स ऐसे होने चाहिए जो कि क्लब को सिर्फ फुटबॉल पिच पे इंप्रूव ना करें, बट कि ऑल ओवर जो आपका डेवलपमेंट होता है उसको देखें। क्योंकि अभी आपको पता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड को रेनोवेशन की ज़रूरत है। ओल्ड ट्रैफर्ड का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो बहुत पुराना हो चुका है, कोई रेनोवेशन हुआ नहीं है। 2005 के बाद कोई भी अपग्रेड नहीं दी गई है ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर। कैरिंगटन को देखूँ मैं तो कैरिंगटन पे भी कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं आया है। हमारी एकेडमी के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की कमी है, वो इंप्रूव करना पड़ेगा। हमें विमेंस फुटबॉल के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसीलिए आई थिंक कि अभी इतना ब्लंटली बोल देना कि सर जिम रैटक्लिफ इज़ दी ओनली पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस, आई थिंक दैट वोंट बी गुड। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि अब बिड आने की जब पहली शुरुआत हो चुकी है तो अब आपको आए दिन बहुत और न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके रिगार्डिंग। एंड डेफिनेटली फरवरी के महीने में, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि फरवरी के महीने से ऑफिशियल बिड आना शुरू हो जाएंगी, एंड शायद मार्च आते आते आपको अपने नए ओनर का पता चल जाए। ऐसी हम अजम्पशन लगा रहे हैं बिकॉज ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, टेलीग्राफ ने भी बोला था ये चीज़, आपके दी एथलेटिक ने भी बोली थी, तो अभी उस पर क्लैरिटी मिलेगी।
उसके साथ ही अगर अपनी हम नई दूसरी अपडेट पे चलें तो वो ये है रिगार्डिंग गर्नाचो के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो रहा है। अभी जो पहली सैलरी ऑफर की गई थी 25K पर वीक की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। गर्नाचो इज डिमांडिंग मोर सैलरी एंड देखो गर्नाचो के लिए अभी बड़े बड़े क्लब्स हैं, जैसे कि आपको पता है मैड्रिड का नाम जोड़ा जा रहा था, आपको एटलेटिको मैड्रिड का भी नाम आया था। एंड फॉर दैट सेक अगर आप कहो अगर वो अंजू फाती बेचेंगे तो वो गर्नाचो में इंटरेस्ट होंगे, तो आपका बार्सिलोना भी ऐड होती है यहाँ पे। तो टॉप यूरोपियन क्लब्स आपके गर्नाचो के लिए डेफिनेटली पुश करेंगे, बिकॉज आप देख रहे हो ही हैज गॉट दैट पोटेंशियल एंड व्हाट ही इज डूइंग ऑन द फुटबॉल पिच। एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन एरिक टेन हैग व्हाट ही थिंक्स अबाउट द प्लेयर, क्योंकि गर्नाचो हैज गॉट द पोटेंशियल, ही कैन बी द फ्यूचर नंबर 7 एज वेल, बट नॉट एज ऑफ नाउ। 1-2 साल के बाद आप उसको नंबर 7 जर्सी दे सकते हो, लेकिन गर्नाचो को भी अभी थोड़ा सा पैर अपने जमीन पे रखने पड़ेंगे। एंड ऑल दो ही इज बीइंग लिंक्ड विद सेवरल अदर क्लब्स, बट ही नोज कि अगर उसको अपना प्रोग्रेस देखना है तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मैनेजर ही कैन एक्चुअली वर्क अंडर। बिकॉज अभी आप अगर देखो तो उसको कितने बार मौका दिया गया है, ही हैज बीन गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम एंड टाइम अगेन कि वो आकर गेम का जो मोमेंटम है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर दे। तो और उसने वो चीज़ मैनचेस्टर डार्बी जैसे बड़े गेम में करके दिखाई थी। तो अभी यूनाइटेड की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई रिगार्डिंग टेलीग्राफ की, तो उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि बहुत क्लोज है यूनाइटेड एक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म एग्री करने के गर्नाचो के साथ। एंड अगर ऐसा हो जाता है आई थिंक ये बहुत बड़ी हमारे लिए विक्ट्री होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यंग टैलेंट्स होते हैं ये अक्सर पैसे के चक्कर में इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए अकेडमी ग्रेजुएट को रोक कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप किसी और प्लेयर के पीछे नहीं जा रहे हो, दिस इज़ योर ओन प्लेयर जिसको आप नए कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो है वो ऑफर कर रहे हो। अगर वो एग्री नहीं करता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 बिग लेट डाउन फॉर अस इन द मार्केट। ऑल्सो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है रिगार्डिंग जेडन सैंचो, एंड जेडन सैंचो भाई इज बैक इन द ट्रेनिंग। फोटोज अभी रिलीज नहीं हुई है, बट एज पर रिपोर्ट्स ये हमें बताया जा रहा है, सैमुअल लकर्स की भी रिपोर्ट आई गई है कि जेडन सैंचो फर्स्ट टीम के ट्रेनिंग सेशंस में वापस आ चुके हैं। एंड बहुत जल्दी आप उनको अब फर्स्ट टीम के साथ मैच डेज पर भी इन्वॉल्व होता देखोगे। इट माइट टेक अ वीक, प्रोबेबली अ वीक, उसके बाद आप देख सकते हो शायद आर्सेनल वाले गेम में जेडन सैंचो को ना इंक्लूड किया जाए, बट उसके बाद जब हमारा अगला गेम आएगा तो डेफिनेटली जेडन सैंचो विल बी देयर। बट भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी क्लब के अंदर, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि क्लब इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड ऑल्सो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि क्लब को इन सारे एक्शंस की और इस तरीके से मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत भी थी, स्पेशली रिगार्डिंग प्लेयर्स, क्योंकि हमारे पास जो भी प्लेयर्स आए उनके हाथ में प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा थी। द ड्रेसिंग रूम वॉज अनसेटल्ड। एंड अब कुछ प्लेयर्स जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था लेकिन उनको प्रॉपर्ली बैक नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। तो डेफिनेटली आप ये भी कहोगे भाई एरिक टेन हैग ने जिस तरीके से अभी तक सारे प्लेयर्स को हैंडल किया है वो आपको दिखाता है कितने बढ़िया मैनेजर तो हैं, टेक्नीशियन तो हैं, बट बहुत ही साथ साथ उसके एक अच्छे मैन मैनेजर भी हैं। तो बस यही कुछ अपडेट्स थी आज की, जो कल कुछ बातें हुई हैं। एंड डेफिनेटली क्रिस्टल पैलेस वाले मैच के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो या फिर हम लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे, जो कि आज रात में मैच होने वाला है। क्या प्रोबेबल लाइनअप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी वीडियो भी आपकी जल्दी आ जाएगी। दोपहर में वेट करना नहीं भूलिएगा, और काइंडली लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपके क्या थॉट्स हैं, कौन सा ओनर आप प्रेफर करते हो अभी यूनाइटेड के लिए, और आपके हिसाब से कौन अगर आएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे क्लब के लिए। एंड भाई जाते जाते do make sure that you're subscribing to 1MEFC because we have completed 51K. Thank you so much for that. And now we go to the next level, that is the 52K, and then हमें आगे बढ़ना है। तो thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।